हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है हेस जो है, उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही बेस्ड इस लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके नाम से ही इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। आगे देखिए, इट स्टेट्स दैट द इंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। ये कह रहा है जो इंथैल्पी चेंज होता है ना किसी भी रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करवाते हैं, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे फिर वो फिजिकल प्रोसेस हो, तो उसके अंदर जो इंथैल्पी चेंज होता है वो सेम रहता है, चाहे वो मल्टीपल स्टेप के थ्रू हो या फिर एक सिंगल स्टेप के थ्रू वो प्रोसेस कंप्लीट हो रही हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है ये चीज़ कि कोई केमिकल है ए, जो कोई प्रोसेस है जो ए से स्टार्ट होके बी पे ख़त्म हो रही है। एक तो ये डायरेक्ट प्रोसेस है, हम इसे कह देते हैं पाथ फर्स्ट है जिसके अंदर डायरेक्ट हो रही है, और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, डेल एच। एक है ये पहले ए से सी में कन्वर्ट हो, देन सी किस में कन्वर्ट हो, बी के अंदर कन्वर्ट हो। तो ये जो स्टेप इसने फॉलो किया इसे हम क्या कह देंगे, पाथ सेकंड। ये सेकंड पाथ है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंथैल्पी आएगी और यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी आएगी, सेकंड एंथैल्पी आएगी, क्योंकि दो एंथैल्पी ली है ना, ए से सी में कन्वर्ट होने के लिए, एक सी से फिर बी में कन्वर्ट होने के लिए। तो दो तरीके के पाथ यहाँ पे ये फॉलो कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो चाहे इसके लिए देख लो चाहे इसके लिए देखो, सेकंड पाथ के लिए दोनों के अंदर इक्वल मिलेगी। तो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, इसे कन्वर्ट किया CO2 के अंदर। कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसके अंदर क्या ऐड कर दें, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कार्बन सॉलिड था, इसके अंदर O2 गैस ऐड की तो ये CO2 गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसके अंदर अगर हाफ O2 मॉलिक्यूल डालते तो ये कन्वर्ट होता कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल होता है। देन फर्दर अगर हम इसमें हाफ O2 मॉलिक्यूल देते तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, CO2 के अंदर। ये तो फर्स्ट पाथ को फॉलो कर गया और ये सेकंड पाथ को फॉलो कर गया। ये सिंगल स्टेप के अंदर हो रही है और यहाँ पर एक स्टेप ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। लेकिन ये कह रहा है कि जब भी हम इस तरीके की कोई भी चीज़ पढ़ेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा जो इंथैल्पी चेंज है, जितने भी अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज़ की जाएगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल और फाइनल पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ के ऊपर। तो देखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है, डेल एच किसके इक्वल होगा, अगर ये कंप्लीट एनर्जी चेंज है तो डेल H1 प्लस डेल H2 के इक्वल होगा। ओके, पाथ फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर था, इसके साथ मिलके CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू है वो आई -393.5 किलो जूल। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाथ सेकंड की। जैसे ही पाथ सेकंड फॉलो करना शुरू किया, कार्बन जो कि सॉलिड था, ये हाफ O2 गैसेस मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट करना शुरू किया और ये कन्वर्ट हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। इस टाइम के ऊपर जो फर्स्ट एंथैल्पी थी उसकी वैल्यू आई -110.5 किलो जूल। ठीक है, लेकिन हमारी रिएक्शन यहीं ख़त्म नहीं होती है। सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, इसने फर्दर हाफ O2 के साथ रिएक्ट किया और कन्वर्ट हो गया ये CO2 गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आई, -283 किलो जूल। ठीक है, कितनी आ गई, 283 किलो जूल। अब हमने ऊपर एक रिएक्शन लिखी थी कि डेल एच किसके इक्वल होता है, डेल H1 प्लस डेल H2 के इक्वल। तो डेल H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -110.5, और डेल H2 की कितनी है, -283। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 393.5 किलो जूल। और डेल एच जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी यहाँ पर, सेम, यानी ये भी कितनी थी, -393.5 किलो जूल। तो हेस्लो जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि चाहे तो ये इंथैल्पी कंसीडर कर लें आप, सिंगल स्टेप में हो रहा है तो, अगर मल्टीपल में हो रहा है तो इनको आप ऐड कर देंगे, आपकी टोटल जो इंथैल्पी है वो आ जाएगी। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो देखिए, जो हेस्लो की एप्लीकेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पीज
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विच आर नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। उन कंपाउंड्स की, उन एलिमेंट्स की इंथैल्पी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होते, जैसे CH4, CO, C6H6 एक्सेट्रा, इन सब के लिए यूजफुल है। सेकेंडली, हेस लॉ इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस टू अनदर। ये उनके अंदर भी इंथैल्पी को डिटरमाइन करने में हेल्प करवाता है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जो काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शन है, जैसे हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है, वहाँ पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को फाइंड आउट करना डायरेक्टली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हम हेस लॉ को यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से इस चीज़ को पॉसिबल बना लेते हैं। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशंस थी, ये आपको नोट्स के अंदर अपनी इंक्लूड करनी है, और साथ ही साथ जो कंप्लीट हेस लॉ है ये आपको लिखना है, सॉल्व करना है इसकी एग्जाम्पल, और बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशंस के साथ प्रिपेयर करना है इस पूरे टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है।